नमस्कार, मैं राकेश परमार। जैसा कि आपको पता है कि विक्रम संवत 2077 का समापन 12 अप्रैल 2021 को हो रहा है और 13 अप्रैल 2021 से विक्रम संवत 2078 का शुभारंभ हो रहा है। मित्रों, एक व्हाट्सएप पर प्रश्न तैर रहा है कि एक बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि पापा, ये हम लोग 2 बार क्यों नया साल मनाते हैं। उसका पिता अपने बच्चे के बाल मन को शांत करने के लिए समझाता कि बेटा नहीं, नया साल 2 बार नहीं मनाते हैं। जनवरी को करते वो नया साल नहीं होता, वो ईसा मसीह का जन्मदिन होता है और हम उस दिन अपना अंग्रेजी कैलेंडर बदलते हैं, इसलिए वो एक नया साल है। असल में हमारा नया साल तो वही है जो चैत के पहले दिन से शुरुआत होता है। तो वो विक्रम संवत है जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया गया है, उसको विक्रमी संवत कहते हैं। इसीलिए आप कभी पता हो ना, तो ईसा पूर्व ईसा बाद की चर्चा होती है। खैर, विक्रम संवत ईसा मसीह, तो एक तो विक्रम संवती पर सब लोगों को है, लेकिन राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुभारंभ विक्रम संवती पर मैंने चर्चा करना चाहा महान इतिहासकार डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी से। डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश दुनिया में क्षत्रिय इतिहास और क्षत्रिय स्वाभिमान पर जितना शोध पत्र और शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा है, वो एक अपना अलग पहचान और स्थान रखता है। कई लोग विक्रम संवत के विषय में तरह तरह की चर्चा और परिचर्चा में भाग लेते हैं, बात करते हैं। तो हमने कहा कि क्यों न इस शुभ अवसर पर हम डॉक्टर श्री भगवान सिंह से उनके विचार जानें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले विक्रम संवत 2078 पर आप अपना राय रखें। देखिए, हमारे भारत में जो ये विक्रम संवत का शुरुआत होता है चैत महीने में, जो पहले ये मानव संवत के नाम से जाना जाता था, तो ये इस संवत को राजा विक्रमादित्य ने इसको शुरुआत किया और विक्रमादित्य से संबंधित विक्रम संवत पर 2 किताबें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है डीसी सरकार की, एक राजबली पांडे की। 57 BC में विक्रमादित्य इस संवत का वो शुरुआत करते हैं और कहा जाता है कि शकों को उन्होंने इस देश से निकाल करके ये विक्रम संवत की शुरुआत की। और वो ये जो और एक नया संवत उन्होंने चलाया जिसे हम सृष्टि संवत, मानव संवत, कृत संवत, विक्रम संवत के नाम से बाद में प्रचलित हुआ नाम से। वही मानव संवत भी आगे चल करके विक्रम संवत के नाम से राजाओं ने इसको किया। यह सही है कि इस संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 57 BC में किया था। और विक्रमादित्य के संबंध में हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि विक्रमादित्य मालवा गणपति सम्राट थे अवंती के, और मालव गण वो उसमें कई गणों का राज्य था, संगठन था। उसमें सभी सूर्यवंशी अवलिकर, ये जो सूर्यवंशी जो बाद में चौहान परिहार चालुक्य जो आपको आते हैं परमार वगैरह, ये सभी उसमें मालव गण में थे। और मालव गण उसके पहले जब सिकंदर आक्रमण किया था आपके सिंध के किनारे, तो वहाँ भी वो मालव गण थे। और ये बाद में आपके पंजाब से होते हुए उन्होंने मालवा नाम रखा वहाँ का, फिर राजस्थान में आए और फिर वो उज्जैनी अवंती गए। तो यहाँ विक्रमादित्य ये निश्चय ही सूर्यवंशी थे और इन्होंने इस संवत की शुरुआत की। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो विक्रमादित्य हैं वो मालव गणपति दे करके उसमें अलग अलग वंश का भी नाम जोड़ते हैं। मैं ये साफ कहना चाहता हूं
कि उस समय परमार राज वंश के नाम से कोई वंश का शासन भारत में नहीं था। यह शब्द बहुत बाद में आया है और इसका अभिलेखीय प्रमाण जो है ये पवार और बाद में परमार नाम से आता है। विक्रमादित्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मालवा के मालव गण के ही राजा थे और उस गणों में कई गणों के समूह थे और सभी समूहों ने उनको राजा बनाया था विक्रमादित्य को। यह बात हमको शकुंतला से भी शुरू डॉक्टर साहब नहीं आप नहीं डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है। जहाँ तक हमारी जानकारी है या जो प्रचलन में है कि राजा विक्रमादित्य के पहले परमार नहीं था। कहा जाता है, चूंकि मैं भी राकेश सिंह परमार हूँ, हमारे यहाँ ये ना हमारे गले पर कटे का निशान होता है, ठीक है ना। ये अब दत्तकथा है, सत्यता है, ये आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप इतिहास के आईने में इसको बताएंगे। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद, मतलब उसी दौरान, देवी ने बोला कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, तो उन दो भाइयों में से एक ने अपना गला काट करके अर्पित कर दिया था। उसको कहा गया कि यह है परमारित होता है कि तुम पर, तो उसी वक्त से परमार शब्द का स्थापना हुआ। या एक दत्तकथा है, उज्जैन ही परमार है क्योंकि उज्जैन और परमार की शादी आपस में नहीं होता, भाई बहन माना जाता है, और विक्रमादित्य उज्जैन वंश के थे। इस विषय पर कृपया रोशनी डालें। बहुत समाज में अलग अलग तरह की धारणाएं व्याप्त है। आपके नज़र में ये दोनों बातें जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें क्या सच्चाई है? क्या उज्जैन ही परमार है और वो गला काट कर अर्पित करने वाली बात सिर्फ दत्तकथा है या इसमें कुछ सच्चाई है? कृपया इस पर रोशनी डालें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था 57 BC। गणाधिपति थे और मालव गणाधिपति में कई राज्यों का उसमें समावेश था, उसमें सूर्यवंशियों का कई संगठन था। इसीलिए शकुंतला में भी कवि कालिदास जब भरत दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत को जब कहते हैं कि एक सैकड़ों गणों का यह राजा होगा, भरत सैकड़ों गणों का राजा होगा, तो उस समय गण जो राज थे वो गण मैंने कई गण मिलकर। हाँ बोलिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य वो आपके मालवा गणाधिपति थे, गणों के समूह के ही राजा थे और कई गणों के समूह के राजा होने का हमको शकुंतला में भी प्रमाण मिलता है। शकुंतला के लास्ट में आप देखिए कि जब दुष्यंत के भरत पुत्र को जो राज बनाने की बात कही जा रही है तो उसमें वो कहा गया है कि सैकड़ों गणों के राजा होगा भरत, चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो कई गणों को मिलकर के राज बनाया गया था। तो विक्रमादित्य जब वो जो मालवा से शासन कर रहे थे तो कई गण उसमें सम्मिलित थे, उसमें कई सूर्यवंशी थे। और बाद में ये जो अब उसमें अवलिकर भी थे, ये पवार, चौहान, परिहार, सोलंकी, ये तो बाद में नाम आया है। विक्रम संवत भी बाद में प्रयोग किया गया है। पहले वो मालवगढ़ संवत आपका उसके नाम से ही जाना जाता था और ये जो उसके जो युधिष्ठिर संवत, कृत संवत, मालव संवत, बाद में विक्रम संवत प्रयोग किया। और विक्रमादित्य की कथा आपकी गंधर्व सेन, शंख और आपके भरथरी से जुड़ी हुई है। कथाएं उसमें सिंहासन बत्तीसी, ये जो सारी जो विक्रमादित्य जैसा कोई सम्राट नहीं हुआ इतना उदार का। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य वो गणों के राजा थे और उस गण में बहुत से लोग सम्मिलित थे, जैसा कि हमको शकुंतला से स्पष्ट प्रमाण होता है। हाँ, लेकिन विक्रमादित्य का जो कुल था, जो साहित्यिक स्रोत से निश्चय ही हमको ये प्रमाणित होता है कि वह परमार वंश से संबंधित थे। और जो ये यज्ञ किया गया आपकी आबू पर्वत पर, और वहां वशिष्ठ गोत्रो उत्पन्न परमार वंशा जो कहा गया, जो कान्यकुब्ज के ब्राह्मण ने आपके भविष्य पुराण के अनुसार जो वहां यज्ञ किया आपके इसमें राजस्थान के आबू में, तो उसमें से वो ये 4 राजपूत की उत्पत्ति की बात करते हैं। और वो ये जो गोत्र, विभिन्न गोत्र के ब्राह्मण उस यज्ञ को कराए थे, उसे वशिष्ठी गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। और उसने परिहार,
परमार, और वहां चालुक्यों का नाम नहीं करके गढ़वाल कहा गया है। इसलिए वो भविष्य के पुराण की बहुत ही बातें ऐसी है। डॉक्टर साहब, इस पूरे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने जो आप कौन कौन जग में आहुति दी आयोजन किया, ये मेरा प्रश्न ही था। मेरा प्रश्न ये था कि क्या ये प्रचलन है कि परमार उसके बाद उज्जैन से ही आगे बढ़ करके, तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जो उज्जैन को कहा गया कि वो परमार उसके बाद लगे हैं, आपके सबसे ऐसा लग रहा है कि उज्जैन और परमार वो सब एक साथ हुआ करते थे। इस विषय में कृपया रोशनी डालें। और वो देवी को गर्दन दान करना, बस दो बातें बताइए, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि मेरा नेट आज डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है उससे लगता है ये तो निश्चित है कि विक्रमादित्य मालव गण के गणाधिपति थे, राजा थे। बाद में ये जो चौहान पवार परिहार वंश में प्रयोग हमारे राजाओं ने किया है, तो उसी में ये जब बाद में जब आता है यहाँ, तो वंश जो चौहानों की एक किताब है वंश भास्कर, उसमें चौहान जो राजा था उसके कवि उन्होंने वंश भास्कर लिखा है। उस वंश चौहानों, उसमें भी वो परमार कुल का बताता है कि विक्रमादित्य परमार कुल के थे। लेकिन जो भविष्य पुराण की जो बातें हैं इसमें भी विक्रमादित्य का नाम है जो संघ से भर्तृ जुड़ा हुआ है। लेकिन यह परमार शब्द हमको सबसे प्रमाणिक जो अभिलेख है वो उपेंद्र के समय से मिलता है। वो मतलब कि आपके शब्दों में परमार पहले से थे, उसका उससे संबंध नहीं है कि वो वहां से डाइवर्ट होकर के परमार बने, परमार थे। आपके कहने का मतलब यही है। वो परमार सूर्यवंशी थे और मानवगण में थे, परमार नाम से नहीं थे। परमार राजवंश से कोई भी हमको राजघराना बीसी में नहीं मिलता, प्रथम द्वितीय तृतीय शताब्दी में नहीं मिलता। यह सबसे पहला जो हमको उल्लेख मिलता है हमारे अभिलेखों में, वो ये अग्निकुंड वाली कथा से ही आता है और उसमें वशिष्ठ गोत्रों कहा गया है। लेकिन परमारों के कई गोत्र हैं। अब कुंवर सिंह का जो गोत्र है वो सौनक है, उज्जैनिया कहे गए हैं। जो पवारों का जो पूरा राजस्थान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार हिमालय के तराई में है वो कौंडिन्य गोत्र के हैं। और कौंडिन्य गोत्री परमाणु कई अभिलेख, पाटलिपुत्र के आसपास सैकड़ों गांव परमाणु कौंडिन्यों का है, पूरा हिमालय के तराई से भरा पड़ा है। और सांडिल गोत्र के हमारे जो ये शंकर दयाल सिंह थे, वही पवार थे, वो सांडिल गोत्र के कहते हैं। पवारों के गोत्र गर्ग भी मिलता है कहीं कहीं, मैंने पवारों के कई गोत्र हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आबू पर्वत पर जो परमाणु की एक शाखा उसमें सम्मिलित हुई, उसमें हमारे वहां के पंडितों ने परमार मैंने दुश्मन को मारो, जो भारत विरोधी है, धर्म विरोधी है, संस्कृत विरोधी, एक उसका कंक्लूजन कर देंगे। जी बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो विक्रम संवत है, इसके शुरुआत हमारे महान चक्रवर्ती राजा, महान गणाधिपति राजा विक्रमादित्य, जो महान राजा थे, विश्व के महान राजाओं में एक माने जाते हैं, उनकी गिनती होती है। उनका जैसा कोई राजा नहीं हुआ। ये उन्होंने इस संवत को चलाया और यह संवत बहुत बाद में जो मालव संवत था, ये विक्रम संवत के नाम से जाना गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने किया था। और विक्रमादित्य यह निश्चय ही जो साहित्यिक स्रोत से हमको पता चलता है कि यह पवार कुल के ही थे। जो पवार नाम जो राजवंश का बाद में आया है, इसी कुल में उनका ये जन्म हुआ था, ये भी एक प्रमाण है। लेकिन ये भी एक वो गणों के राजा थे जो 57 BC में थे। और बाद में जब ये परमार जब आ गए हैं, तो उसी में से गणपति इसी कुल के थे विक्रमादित्य। ये हमको साहित्यिक स्रोत से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए विक्रमादित्य ये इसका शुरुआत करने वाले वो परमार कुल के ही थे। और वो जो उनके चलाए हुए संवत जो थे, बाद में वही मालव संवत विक्रम संवत हो जाता है। डॉक्टर साहब के बात से तो विक्रम संवतों पर स्पष्टीकरण हो गया, लेकिन अभी भी कुछ है। इतिहास जितना बार आप पन्ना पलटेगा उसमें एक नई चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि इतिहास को पढ़ने के लिए पहले आपको इतिहास में उतरना पड़ेगा, इतिहास में डूबना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ स्पष्ट होगा। हमारे साथ राजपूत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री SK सिंह जी हैं। मैं इनसे इनका विचार जानूंगा विक्रम संवत पर। आप क्या कहना चाहते हैं SK सिंह जी? आज पुनः मौका मिला है डॉक्टर भगवान सिंह जी से मिलने का। इनके पास जो अथाह किताबों का संग्रह है, उस संग्रह को हम लोग संग्रहित करने के लिए आज आए हैं। कई दिनों तक लगेंगे इनके पूरे किताब को लिस्टिंग करने के लिए। लेकिन आज जो चर्चा है, तो चर्चा के विषय में ये इतना ही कहना चाहूँगा कि राजा विक्रमादित्य के बारे में हमें
बहुत कुछ पढ़ना और समझना है। और निश्चित रूप से 13 अप्रैल के बाद जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, हमारा फोकस हमारे नए जनरेशन को यही बताना है कि हमारा नया वर्ष यही चैत से शुरू हो रहा है और 13 अप्रैल नए संवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। और हमें चाहिए कि इस नए वर्ष को धूमधाम से मनाएं। राजा विक्रमादित्य के बारे में अपने नई पीढ़ी को बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, हमें खुद समझने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि इस पर और चर्चा हो आने वाले समय में। एक लाइन हमें जोड़ना चाहूँगा। अभी विक्रमादित्य पर हमारी एक पुस्तक मैं तैयार कर रहा हूँ और उसमें सब जो अभी तक जो एविडेंस है हमारे पास, जो स्रोत है, एक बार खैर, आज डॉक्टर साहब का वो जो पुस्तक इस विषय में लिखेंगे वो एथेटिक डॉक्यूमेंट होगा। हमें इंतजार होगा डॉक्टर साहब आपके उस पुस्तक का, क्योंकि आप जब भी कोई पुस्तक की रचना करते हैं तो वो बहुत शोधपरक और ज्ञानवर्धक होता है। मुझे उम्मीद है कि समाज एक और दस्तावेजी सबूत के रूप में आपके उस पुस्तक को अपनाएगी और लाभान्वित होगी। और जो विक्रम संवत के प्रति उदासीन आज के वातावरण में हमारे बच्चों में देखने को मिल रहा है वो दूर होगा। मित्रों, हमारा जो प्राचीनतम इतिहास और प्राचीनतम लोग हैं वो आज आधुनिकता के कवर में लगा करके हम उसको अपना रहे हैं। जैसे कोरोना हो रहा है, ये बड़ा ज्वलंत बीमारी है। कोरोना में कहा गया ना कि क्वारंटाइन रहिए 15 दिन तक। आपको ध्यान होगा कि जब हम चिता को वो आदमी चिकित्सा को मुखाग्नि देता था, उसको 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाता था, घर परिवार से संपर्क नहीं रखता था, उसका भोजन भात का व्यवस्था एक ही आदमी करता था, वो भी क्वारंटाइन रहता था। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वजों का विज्ञान था, जो विशेष ज्ञान था, उन्हें ये पता था कि जो मृतक आत्मा है, मृतक शरीर है, उसमें जिस तरह के वायरस होंगे उस आदमी को ज़्यादा पकड़ेगा जो मुखाग्नि दिया है, मतलब वो सबसे नज़दीक है। इसलिए उसको 14 दिन तक विषाणु मुक्त। और आज उसको हम कह रहे हैं कि हम लोग क्वारंटाइन में रहेंगे और क्वारंटाइन करेंगे। हमारे यहाँ शमशान में लौटने के बाद हर आदमी को बिना स्नान किए, बिना हाथ पांव धोए अंदर आने की परमिशन नहीं थी। हम जब अपने रिश्तेदारी में या बाहर से कहीं आते तो गांव की बूढ़ी औरतें, बेटियां, बहनें या जो आदमी सक्षम होता था उसकी काम करने वाली दाइयाँ, उनका पांव पूरी तसल्ली से, इत्मीनान से और बड़ी साफ सफाई से धो करके ही अंदर आने का परमिशन करती थी। आज हम उसको अंग्रेजी में क्वारंटाइन और हाइजीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सम्मान होता है और हमारे पुराने पीढ़ियों को तकियानुसी कह करके अपमानित किया जाता है। मित्रों, विक्रम संवत भी इसी तरह से एक वैज्ञानिक प्रमाणित संवत है जिसका हमें आदर करना चाहिए। अंग्रेज भी इसको इग्नोर नहीं कर सके, इसीलिए 1 अप्रैल से फिनेंशियल ईयर कहते हैं। मतलब जो लेखा जोखा है, वाणिज्यिक कार्यक्रम जितने होते हैं, मतलब अकाउंटिंग और फिनांस से संबंधित होता है, हम उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च का करते हैं। वही करीब करीब जो विक्रम संवती की शुरुआत होती है। मतलब अंग्रेज भी हमारे नव वर्ष को नाकार नहीं सके। नहीं तो दिसंबर कैलेंडर ईयर से मनाते हैं ना अपने फाइनेंशियल कि फाइनेंशियल 2021 जनवरी से दिसंबर तक जाएगा, लेकिन नहीं, उनको पता था कि हमारा विक्रम संवत वैज्ञानिक परख है और उसको इनकार नहीं, वेद के मुकाबले बढ़िया नहीं है ये शरीर को। उसी तरह से हमारा आधुनिकता भी हमको नुकसान कर रहा है। तो आए अब लौट चलें, अपने पूर्वजों के सम्मान में चलें। विक्रम संवत 2078 के शुरुआत 13 अप्रैल से होती है। उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीयता की बधाई हो, भारतीयता की दुहाई हो और हमारे पूर्वजों के विज्ञान